हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। आज की इस वीडियो में हम रिपोर्टिंग डे ऑफ एसएसबी के बारे में बात करने वाले हैं कि जब आप रिपोर्टिंग करने जाते हैं एसएसबी में तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हूँ। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ लीव अ कमेंट, मैं उसका जवाब दूंगा। तो आप रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो भाई साहब जब आप एसएसबी बोर्ड के बाहर जाओगे ना तो इसी तरह से सब लोग आपको मिलेंगे। ठीक है, सब बढ़िया यहाँ पे बाबूजी बने हुए, अपना बैग वैग टांगे हुए। ठीक है, सबसे पहली बात, क्या हम एसएसबी की डेट और प्लेस चूज़ या चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो देखो, ये एंट्री बाय एंट्री डिफ़र करता है कि एसएसबी डेट और प्लेस सिर्फ और सिर्फ एफकेट एग्जामिनेशन में ही आपको चूज़ करने को मिलता है। अदर एंट्रीज जो हैं उनमें आपको सिर्फ और सिर्फ एसएसबी डेट ही चूज़ करने को मिलती है। और जैसे ही आपका यहाँ पे डेट सिलेक्शन का लिंक खुलता है तो उसके आमतौर पे 1 से 2 महीने के उसमें गैप में होता है ये सब। ठीक है, जो आपकी एसएसबी डेट मिलती है, और प्लेस वहाँ पे ऑलरेडी आपको वो ऑटोमेटिकली देते हैं। फिर अगर आपको एसएसबी की डेट चेंज करवानी है तो आप एसएसबी सेंटर के थ्रू यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एसएसबी सेंटर की वहाँ पे कांटेक्ट डिटेल्स होती हैं आपके कॉल लेटर में। जैसे ही आप वहाँ पे अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे या फिर जिस पोर्टल से सिलेक्ट करें वहाँ पर भी उनकी कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाती हैं। ठीक है, तो या तो फिर पोर्टल पे अवेलेबल फीचर्स को यूज़ करो। दूसरा, अगर आप स्टेज 1 टेस्टिंग पास कर लेते हैं, स्टेज 1 टेस्टिंग यानी कि जिसमें पीपीईटी, ग्रुप डिस्कशन और ओआईआर होता है ना, उन टेस्ट को पास कर लेते हो आप, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बोर्ड आपको अलाउ कर देता है। जैसे मान लो आपकी तबीयत ख़राब है या फिर कुछ और दिक्कत है, तो कभी कभी बोर्ड आपको ये अलाउ कर सकता है कि आप अगले कुछ दिनों में डेट ले लीजिए और सीधा आप स्टेज 2 के लिए अपीयर होइएगा, और आप बाद में भी इस स्टेज 2 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर कॉल लेटर्स कैसे डाउनलोड करेंगे एसएसबी के, तो रिटन एंट्रीज़ हैं जैसे कि एनडीए, सीडीएस, तो उसमें तो पहले आपको ऑफिसर एंट्री के लिए जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे अकाउंट बनाना होगा, उसके थ्रू ही आपका डेट सिलेक्शन होता है। फिर जैसे ही एफकेट है, मान लो एफकेट है, तो उसका रिज़ल्ट जैसे ही आता है ना, तो उसके आमतौर पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ही डेट सिलेक्शन शुरू हो जाता है, और उसमें सारे के सारे बोर्ड्स दिखा देता है। उन बोर्ड्स में अवेलेबल डेट्स और स्लॉट्स दिखा देता है, आपको अपने हिसाब से चूज़ कर लेना है। फिर डायरेक्ट एंट्रीज़ के लिए जैसे टीएस, एसएससी टेक, टीजीसी, ये आपको पहले ही यहाँ पे एक प्रायर मेल आ जाता है पहले से, जिसमें कि आपका कॉल लेटर होता है। आपको एसएसबी के लिए टाइम कितना मिलेगा, जैसे ही आपको कॉल लेटर आता है, तो आमतौर पे ऐसा होता है कि 1.5 से 2 महीने मिलते हैं। ठीक है, अगर हम एफकेट एंट्री वगैरह को छोड़ दें तो उसमें तो आप 6-6 महीने का अंतर ले सकते हैं। एफकेट, आईसीजी, एसी, इन सब में काफ़ी डिफरेंस रहता है। ठीक है, गैप ले सकते हैं आप। और इस पीरियड में आपको पहले से ही प्लान कर लेना है कि आपको ये जर्नी करनी कैसे है। जैसे मान लो आप यहाँ पे यूपी के किसी शहर में रहते हैं और आपको वहाँ बेंगलोर बुलाया गया एसएसबी के लिए। ठीक है, तो आपकी टिकट वगैरह जो भी करनी है पहले से ही कर लो। ओके, अदरवाइज़ बाद में फिर मिलती नहीं ना, या तो फिर तत्काल वगैरह भी करोगे तो फिर दिक्कत है, और इसीलिए पहले से ही अपनी जर्नी प्लान कर लेनी चाहिए। अब जर्नी अपनी प्लान कैसे करनी है, तो कोशिश करो कि अगर आप दूसरे शहर से हैं तो 1 दिन पहले तो पहुंच ही जाओ वहाँ पर, ताकि आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट का डे है वो आराम से जाए। अदरवाइज़ थके हुए और सिर दर्द कर रहा है उस मूड में बैठोगे तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं भाई साहब, आपका परफॉर्मेंस हो सकता है कि थोड़ा सा बिगड़ जाए। आप वहाँ पहुँचने के लिए ट्रेन, फ्लाइट या बस किसी भी चीज़ का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप मान लो बेंगलोर में है तो बेंगलोर से एसएसबी सेंटर कुछ ही दूरी पर होगा। ओके, आमतौर पे ये जो एसएसबी सेंटर्स होते हैं 4 से 5 किलोमीटर्स के रेडियस में ही होते हैं रेलवे स्टेशन से। तो वहाँ पर अच्छे खासे बड़े बड़े शहरों में होते हैं, तो आप कुछ भी रिक्शा ले लो, बस ले लो, कुछ भी ले लो, और नहीं तो फिर वो लोग भी आते ही हैं। ठीक है, एसएसबी बोर्ड्स वाले भी आते हैं आपको लेने। और वहाँ पहुँचते ही जैसे आप उस शहर में पहुँच गए, सपोज़ आपका बेंगलोर में, तो बेंगलोर में आप पहुँच गए तो आप अपना एक हॉस्टल ले लीजिए या फिर कोई होटल रूम ले लीजिए पास में। जितने भी एसएसबी सेंटर्स हैं उनके आसपास आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस पर रुकने की जगह मिल जाएगी। कहीं कहीं पर 300 रुपये में, कहीं पर 400 रुपये में, कहीं पर 600 रुपये में। अब बाकी आप 1000, 1500 जितना खर्च करना चाहें। ओके,
फिर एसएसबी रिपोर्टिंग डे के एक दिन पहले आप अपना एक बार एसएसबी सेंटर हो आइएगा, अगर आपके आसपास है, 1 किलोमीटर के अंदर अंदर है, ताकि आपको रूट पता चल जाए कि कहीं सुबह इमरजेंसी हुई है, आपको नहीं मिल रहा है कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो आप अपने आप ही जा सकें। और अगर आप एसएसबी की रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं तो 5 दिन की पैकिंग अपने हिसाब से करके चलिएगा भाई साहब, कि आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है डेली रूटीन में, ठीक है, जो कि एसेंशियल है। रिटर्न जर्नी के लिए आप या तो एडवांस में बुकिंग कर लीजिए, ठीक है, जैसे कि मान लो स्क्रीनिंग टेस्ट है, बहुत सारे लोग स्क्रीन आउट भी होंगे, ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आप चाहें अपनी सिक्योरिटी के लिए तो यहाँ पे रात के 9 बजे तक की या फिर 7 बजे के बाद की, शाम के 7 बजे के बाद की कोई भी ट्रेन कर लो या फिर फ़्लाइट कर लो, ओके। और आप अगर मान लो कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं तो उस केस में कॉन्फ्रेंस के एक दिन पहले वहाँ पे फ़ोन रहता है एसएसबी बोर्ड्स में, तो आप अपने किसी फ्रेंड को या फिर घर वालों को बता दो कि कल मेरी कॉन्फ्रेंस है, शाम के 7 बजे के बाद की कोई ट्रेन कर दीजिए या फिर टिकट यहाँ पे फ़्लाइट वगैरह कर दीजिए। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, या तो फिर आप अपने हिसाब से अपना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखो कि कैसे जाना है। फिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, तो भाई साहब जब आप कॉल लेटर डाउनलोड करोगे तो उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे। अब ये इंस्ट्रक्शन टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं, ठीक है, तो डू रीड द इंस्ट्रक्शन रिटन ऑन द कॉल लेटर, ओके। लेकिन आमतौर पे ये चीज़ें मांगी ही मांगी जाती हैं, जैसे कि रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स हो गए लगभग 30, 10th और 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। ध्यान दो यार, ये कुछ कुछ लोगों की मार्कशीट में ही पासिंग सर्टिफिकेट होता है, उसमें लिखा होता है मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, और कुछ कुछ लोगों की जैसे सीबीएसई बोर्ड वगैरह है तो उसमें शायद भर मार्कशीट अलग होती है और पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है, तो दोनों लेके आपको जाना है। ग्रेजुएशन मार्कशीट और डिग्री भी आपको लेके जाना है अगर आप ग्रेजुएट एंट्री के लिए जा रहे हैं। फिर एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी कार्ड, जैसे कि आधार हो गया, पैन हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, ये लेके जाना है आपकी वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए लेते हैं वो लोग। रिटर्न एडमिट कार्ड, अगर आप रिटर्न एंट्री से जा रहे हैं तो वो भी ज़रूरी होता है, ठीक है, और एसएसबी कॉल लेटर तो बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी फॉर्म्स वहाँ पे कॉल लेटर के साथ में आपको दिए गए हैं वो सब के सब आपको फिल करके, ठीक है, सब के सब यहाँ पे जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो लेके जाने हैं। जैसे कि वहाँ पर आपको बहुत सारे टैटू फॉर्म दिए जाएंगे, वहाँ पे टैटू फॉर्म भी होगा जिसमें आपको अपनी टैटू की फ़ोटो वगैरह डिक्लेयर करनी होती है कि मेरे पास मेरी बॉडी में ये टैटू है, यहाँ पर है, उसकी फ़ोटो लगाई, साइन किया। फिर इंडेमनिटी बॉन्ड होता है कि आप एसएसबी अटेंड कर रहे हैं तो अगर आप मर जाते हो या फिर आपको कुछ भी चोट लगती है तो उसकी जिम्मेदारी बोर्ड की नहीं होगी या फिर यहाँ पे मिलिट्री की नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपने पहले से ही तैयार कर लेने। और हाँ, ध्यान तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा रहे हो ना, कोशिश करो कि यहाँ पे कम से कम 2 फ़ोटोकॉपीज़ लेके जाओ और उनको एक फ़ोल्डर में बढ़िया एक ऑर्डर में लगा लेना, ठीक है, ताकि वहाँ पर दिक्कत ना हो। जब आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना तो सब लोग ऑलरेडी वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सॉर्टेड करके रखते हैं, ठीक, तो एक फ़ोल्डर ले लेना, उसमें अच्छे से फिट करके रख लेना सारे डॉक्यूमेंट्स। अब जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये मेरा एसएसबी बेंगलोर के लिए मुझे बुलाया गया है अक्टूबर में, तो उसके लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए कि मैट्रिकुलेशंस और सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द पासिंग सर्टिफिकेट, वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यूपीएससी एप्लीकेशन एडमिट कार्ड, फिर इसके बाद 12th की यहाँ पे फिर डिग्री और मार्कशीट सारे सेमेस्टर्स की। और हाँ, अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए होता है। आमतौर पे जो कॉलअप लेटर होता है उसी में बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है, उसमें आप बस अपनी डिटेल्स भर दो और कॉलेज वालों से स्टैंप और सिग्नेचर करवा लो, बस इतना काफ़ी होता है, ओके। तो वो भी आपको चाहिए अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, तो अगर आपने फाइनल ईयर अपना कंप्लीट नहीं किया और आपकी मार्कशीट अभी तक नहीं मिली है, ठीक है। एसएसबी के लिए क्या क्या चाहिए आपको। और हाँ, अगर आपके पास मार्कशीट, मान लो आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और मार्कशीट अभी तक आपको नहीं मिली है, तो उस केस में, या फिर मार्कशीट आपको मिल गई है, डिग्री नहीं मिली है, तो उस केस में आप अगर आप इंटरनेट कॉपी लेके जा रहे हैं मार्कशीट की तो वो अटेस्टेड होनी चाहिए बाय द कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी। और डिग्री अगर आप प्रोविजनल डिग्री लेके जा रहे हैं तो उसको भी अटेस्ट करवा के लेके जाइए कॉलेज से या फिर उससे यूनिवर्सिटी से। कई सारे कॉलेज में तो ऐसा होता है कि वहाँ पे उनको अटेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है, बट वहाँ पे वो लोग कहने लगते हैं कि इसको अटेस्ट करवा के लाना चाहिए था। तो देख लेना अपने हिसाब से, अगर कुछ दिक्कत आती है, अगर तुम्हें अभी भी डाउट है तो पूछ लो, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा।
एसएसबी में लेके क्या क्या जाना है, सामान क्या क्या लेके जाना है, तो 2 सेट फॉर्मल्स लेके जाने हैं। आमतौर पे बहुत सारे लोगों का एक सेट में ही गुजारा हो जाता है, क्योंकि वहीं पे वो लोग धो लेते हैं, सुखा लेते हैं, क्योंकि टेस्ट तो आमतौर पे 2 से 3 घंटे के ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वहाँ पे रूम्स पे पड़े ही होते हैं या फिर कुछ खेल कूद रहे होते हैं अपने कैजुअल ड्रेस में। तो 2 सेट ऑफ फॉर्मल्स जस्ट टू बी श्योर। और जो शर्ट है वो लाइट कलर की होनी चाहिए, डार्क पैंट्स होनी चाहिए, बोथ फॉर लेडीज़ एंड जेंटलमैन। बेल्ट, टाई, अगर आप टाई चाहते हो लगाना तो लेके जाना। फॉर्मल शूज़ डार्क कलर के। 1 सेट ऑफ वाइट स्पोर्ट्स ड्रेस, जिसमें कि टी शर्ट हो गया, पोलो टी शर्ट, और शॉर्ट्स हो गए वाइट, सॉक्स हो गए वाइट, शूज़ हो गए वाइट। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको लेके जानी है। और अगर आपको लगता है कि सर्दी का मौसम है या फिर लोअर पहनना चाहें तो लोअर भी पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ब्लेज़र, अगर सर्दियों का टाइम है तो ब्लेज़र लेके जा सकते हैं, ब्लेज़र या फिर स्वेटर, जो भी आप पहनना चाहें। बस ध्यान दो कि वो जो भी ब्लेज़र या स्वेटर है उस पर कोई स्कूल या फिर किसी इंस्टीट्यूशन की मार्किंग ना हो। ठीक है। 30 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। राइटिंग मटेरियल्स कम से कम 2 पेन एक ही इंक के लेके जाना, कि अगर कभी आपका पेन वहाँ पे रिटन टेस्ट के दौरान रुक जाता है तो आप दूसरे पेन का यूज़ कर सको। ठीक है। 2 सेट्स ऑफ डिसेंट कैजुअल ड्रेस। ठीक है, जैसे कि जीन्स हो गया, टी शर्ट हो गया, शर्ट हो गया, लोअर हो गया, ये सब चीज़ें लेके जाना जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि टेस्ट के बाद तो आप फॉर्मल्स उतार ही दोगे। ठीक है, या फिर आपकी जो जीटीओ ड्रेस है या फिर जिसको मैं वाइट स्पोर्ट्स ड्रेस कह रहा हूँ, बाकी टाइम आपको अपने यहाँ पे कैजुअल ड्रेस में ही रहना होता है। स्लीपर्स ले जाओ ताकि आप वहाँ पे रूम के अंदर या फिर आपको रूम से वहाँ पे बाथरूम वगैरह जाना है तो आप स्लीपर्स में पहन के जा सको। और हाँ, शूज़ एक पेयर एक्स्ट्रा लेके जाना। ठीक है, जो भी कैजुअल ड्रेस के लिए आपके लिए वो लेके जाना बेहतर रहेगा। सोप, टूथब्रश, पेस्ट, कॉम, ऑयल या पाउडर जो भी लेके जाना है आपको, परफ्यूम वगैरह, अंडरगारमेंट्स, टॉवेल, ये सब लेके जाना। ठीक है। परफ्यूम वगैरह का ध्यान देना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम मत लगाना कि भाई साहब पूरा कमरा ही महक उठा। ओके, इतना कि बस डिसेंट लगे, बहुत ज़्यादा आप एक्स्ट्रा ना समझ में आए, नोटिस ना आपको कोई करे इस तरह से। बैग या फिर बैग्स, जो भी आपको इन चीज़ों को पैक करने के लिए चाहिए। जैसे कि मैं पहली बार गया था तो मैं एक ट्रॉली बैग और एक बैकपैक लेके गया था, लेकिन मुझे ट्रॉली बैग घसीटना अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने एक बड़ा सा 40 लीटर्स वाला वो बैग लिया, उसमें सारा सामान भर लेता था और उसी को लेके जाने लगा फिर तब से। और तब से मेरा ठीक है। तुम जिसमें भी कंफर्टेबल हो वो लेके जाना, बस सामान अपना पूरा लेके जाना। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विल बी सबमिटेड एट द एसएसबी सेंटर। जो भी आप मोबाइल लेके जा रहे हो, लैपटॉप लेके जा रहे हो, तो ये सारी सारी चीज़ें, जैसे ही आप स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान तो वो सब आपका बैग में ही रखा रहता है, या फिर वो लोग जमा करवा लेते हैं अलग से। और जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट पास करते हो तो आपका जितना भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सब सबमिट कर लिए जाते हैं, वो लोग ले लेते हैं। और जब आपकी कॉन्फ्रेंस हो जाती है या फिर आपको जब वापस भेजना होता है घर, तब वो आपको दे देते हैं, या फिर बीच में भी कभी कभी दे सकते हैं अगर उनका वो लोग आपको अलाउ करते हैं कि आउटिंग पे आप जा सकते हैं उस केस में। और अगर आप चाहें तो अपनी मेडिसिन्स वगैरह भी लेके जा सकते हैं। हालांकि वहाँ पे मेडिकल रूम होता है, तो अगर कभी भी ड्यूरिंग योर स्टे या फिर ड्यूरिंग योर टेस्ट अगर कभी कुछ भी दिक्कत आती है, आपको लगता है कि नहीं अभी मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो बिना हेजिटेशन के प्लीज़ उनसे बोलना, वो लोग तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा ही रेडी रहते हैं। ठीक है। और अगर आपकी कुछ स्पेशल दवाइयाँ हैं तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मेरी ये दवाइयाँ हैं, मैं यहाँ पे इनको लिए हुए हूँ, तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखो, जो मेरा कॉल लेटर है उसमें ये चीज़ें मेंशन्ड है, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, आप लोग इसको पॉज करके पढ़ लेना। ओके। ट्रैवल अलाउंस का, जब आप पहली बार एसएसबी देने जा रहे होते हैं ना, तो आपको मिलता है ट्रैवल अलाउंस। ट्रैवल अलाउंस यानी कि जो भी आपका आने जाने में खर्चा हुआ है वो खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी, लेकिन पहली बार आपको उठाना पड़ेगा, रीइंबर्समेंट मिल जाता है उसका। इसके लिए आपको चाहिए 2 फ़ोटोकॉपीज़ बैंक पासबुक की, ट्रेन या फिर फ़्लाइट की टिकट उसकी फ़ोटोकॉपी, और ये जो ट्रेन है ये AC 3 टियर होना चाहिए या फिर चेयर कार होना चाहिए मैक्सिमम, और साथ में TA फॉर्म जो है उसको भी फिल करके अपना साथ में रखना। और हाँ, ये जो बैंक पासबुक वगैरह है, ट्रेन टिकट है, इसको सेल्फ अटेस्ट कर लेना, साइन वगैरह कर देना। आमतौर पे 45 डेज़ to 60 डेज़ लग जाते हैं जो भी रीइंबर्समेंट है।
और जैसे कि मान लो आपकी ट्रेन टिकट थी, आपने ट्रेन टिकट करी 1500 रुपीज़ की, कहीं भी जा रहे हैं आप, 1500 रुपीज़ की आपकी ट्रेन की टिकट हुई। तो जब आप ये सब चीज़ें जमा करोगे तो आपको एग्जैक्ट उसी का डबल 3000 मिल जाएगा। ओके, और ध्यान देना ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बार मिलता है। ओके, कई सारे बोर्ड्स में तो ऐसा भी होता है कि अगर आपने पहली बार नहीं क्लेम किया है तो दोबारा देने को थोड़ा सा मन नहीं करते हैं। ओके, तो बी श्योर टू क्लेम इट ऑन योर फर्स्ट अटैम्प्ट ओनली। आप भले ही स्क्रीन आउट हो रहे हो या फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं, डजेंट मैटर, आपको यहाँ पे ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। क्या हो अगर आप कुछ चीज़ भूल जाएं, क्योंकि भाई साहब मेरे साथ भी एक आध बार हुआ है, जैसे कि मैं एक बार सॉक्स नहीं लेके गया था अपने, तो उस केस में चिंता मत करो, जो बाकी कैंडिडेट्स होते हैं उनसे बोरो करके अपना काम चला लेना, ठीक है। और नहीं तो फिर वहाँ पे कैंटीन होती है, तो कैंटीन में आपकी जितनी भी ज़रूरतें की चीज़ें होती हैं ना, वो सब मिल जाती हैं, खाने पीने की हो या फिर पहनने की हो या फिर आपके डेली रूटीन की कोई भी चीज़ हो, मिल जाती है आमतौर पर यूजुअली, ठीक है। और अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भूल जाते हो तो उस केस में आप उनको इन्फॉर्म करो, ऑफिसर्स वहाँ पे जो हैं टेस्टिंग ऑफिसर्स, और उनसे रिक्वेस्ट करना कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है, तो वो आमतौर पे कोऑपरेट करते हैं, ठीक, अगर कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, और वो आपको अलाउ कर देंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे आपकी हेल्प कर देंगे जिससे कि आपका काम बन जाए। बट फिर भी ऐसा रिस्क क्यों लेना, कॉल लेटर देख लेना, कॉल लेटर से सारी चीज़ें मैच कर लेना, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि क्या क्या लेके जाना है उसमें। हालांकि ये सब चीज़ें भी लिखी होंगी कि अपना कंबल तकिया ये सब भी लेके जाना, तो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, वो लोग वहाँ पे दे देते हैं, इनफ आपको वहाँ पे प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। और हाँ, खाने पीने की टेंशन मत लेना, वहाँ पर खाना पीना बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना, फ्री में खाना मिलेगा आपको। अब सपोज़ करो आप स्क्रीनिंग का टेस्ट दे रहे हैं, तो कितने टाइम तक आप फ्री होंगे, तो आमतौर पे 1 PM तक आप फ्री हो जाते हैं, लेकिन अभी कुछ कुछ बोर्ड्स में यहाँ पे शाम के 4 बज जा रहे हैं, 5 बज जा रहे हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। ओके, और जैसे ही आपका यहाँ पे टेस्ट ख़त्म होता है, सपोज़ स्क्रीनिंग टेस्ट से आप बाहर होते हैं या फिर कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं आप, तो उस केस में आपको जाने से पहले खाना खिलाया जाता है, और स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू होने के पहले भी आपको नाश्ता करवाया जाता है। आप वहाँ पे जाएंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, सब लोग वहाँ पे लाइन से लग करके अंदर जाते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको नाश्ता करवाया जाएगा। ब्रेकफास्ट के बाद आपको अंदर वहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए लेके जाते हैं, और स्क्रीनिंग टेस्ट का रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद भी, आप रिज़ल्ट अनाउंस होने के पहले ही एक्चुअली वहाँ पे आपको खाना खिला देते थे, फिर इसके बाद रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं, और फिर आपको वापस भेजा जाता है। जो भी यहाँ पे स्क्रीन आउट होते हैं या फिर जो भी स्क्रीन इन हो जाते हैं, तो उनको वहाँ पर उनके रूम्स अलॉट कर दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर एसएसबी, ध्यान दो, भले ही कॉल अप लेटर में वो इंस्ट्रक्शन लिखा हो या फिर इन द बोर्ड जो ऑफिसर्स हैं वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ध्यान से सुनो और उनकी बातों को मानो, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, और अगर कुछ आपको मदद चाहिए तो वहाँ पर जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, आप उनसे हेल्प मांग सकते हो। जो डीएसओ हैं आपके यहाँ पे, सुपरवाइजिंग ऑफिसर हैं, उनको आप बता सकते हो कि कुछ भी दिक्कत है, अगर आपको कुछ मेडिकल इशू है या फिर आपको कुछ सिक्योरिटी इशू है या फिर आपको वहाँ पे स्टे में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं उनको, ठीक है। फिर आपको अपने स्टे के दौरान रूल्स को फॉलो करना ही करना है, अदरवाइज़ आप कुछ भी यहाँ पे ऐसी चीज़ करते हुए पकड़े गए जो कि वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो आपको वापस भेज दिया जाएगा, और हो सकता है कि आपके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन भी लिया जाए। हालांकि ऐसा आमतौर पे होता नहीं है, ठीक है, बट इन केस अगर कुछ एक्सट्रीम हो गया तो भाई साहब बड़ा ही बुरा होगा। तो रूल्स को फॉलो करते रहना। और आखिरी में तो बस यही कहूँगा भाई साहब कि एसएसबी देने जा रहे हो, काफ़ी अच्छा मौका है यार, जान लगा देना, ठीक है, अपना बेस्ट देना। ओके, और अगली वीडियो में हम स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में जानेंगे। हो सकता है 2 से 3 दिन या 4 दिन में वो वीडियो आ जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।